नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज क्लास के साथ। दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस में हमने जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स को खत्म किया था, यानी कि सिर्फ एक ही टॉपिक तो खत्म किया था। सिर्फ एक ही टॉपिक जो हमने खत्म किया था, उसी टॉपिक के बाद हम अगले टॉपिक के साथ आए हैं। हम इसी टॉपिक को भी उसी पुराने तरीके से फुल ऑन सिलेबस के साथ इसको खत्म करेंगे, जिस तरीके से हमने पहले खत्म किया था। और इसके साथ ही, क्योंकि हमारे टाइम बहुत ज़्यादा बीच में गैप रह चुका है, इसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो अब सॉल्व हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, क्लासेस आपकी रेगुलर बेस पे जैसे पहले होती थी, जैसे हिस्ट्री क्लासेस हमने की है, वैसे हम ज्योग्राफी क्लासेस भी टेम्परेरी बेसिस पे खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि क्या हमारे सिलेबस के हिसाब से हम सही चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पुराने टॉपिक की तरह हम फिर से देखेंगे कि क्या सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल हमारा टॉपिक सही है कि नहीं। तो देखिए, हमने जो पहला टॉपिक 1 था, चैप्टर लेसन 1 था, वो हमने खत्म कर दिया था। ठीक है, अब हम लेसन 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हम जो पृथ्वी के बाह्य कारण है जिसके कारण ये चीज़ें होती है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस चैप्टर्स को पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, बाह्यजात प्रक्रियाओं की परिभाषित कीजिए। बाह्यजात प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है अभी समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है, नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो चारों जो क्वेश्चंस है ना, अगर ये चारों क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर को खत्म होने के बाद अगर आपने कर लिया, तो समझ लीजिए या तो आपने सही से समझ लिया, ये और मैंने सही से समझा दिया। और अगर आपने इसको नहीं समझा या इसको नहीं कर पाए, तो या तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप सही से समझे नहीं, या तो मैं ठीक से समझा नहीं पाया। और इन दोनों में से अगर कोई भी कारण हो, तो आप इसको हमारी टेलीग्राम चैनल पे और ओपन ई शिक्षा पे आप लिखें, या फिर कमेंट सेक्शन तो खाली भरा हुआ है, नीचे लिख दें। ठीक है, लेकिन ये चारों क्वेश्चंस आप सिर्फ अपने टेलीग्राम पे लिखें, क्योंकि फिर मैं वहीं पे इसको चेक कर पाऊंगा। ठीक है, आप इसको कॉपी में आराम से लिखें और फोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दें। ठीक है, ओपन ई शिक्षा जिस तरीके हमारा ये नाम है, सेम नाम वहीं पे भी है, तो ओपन ई शिक्षा पे उसको पोस्ट करें। और हम जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं उसको चेक करूंगा, और चेक करने के बाद आपको पॉइंट एंड टू एंड वहीं पे आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड से पैर निकाल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसकी परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन से तंत्र हैं उनके बारे में। ठीक है, संचालन कैसे कैसे चलता है, अपर्दन और परिवहन के और निक्षेपण किस तरीके से होते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य जो प्रमुख भू आकृतियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप बाह्यजात बल बना है, इन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, पहले पृथ्वी की अगर हम भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में समझें। देखिए, पृथ्वी जो है वो गोल है, जैसे हमें ऊपर से दिखता है, जितना ऐसा है नहीं। इसके जमीन के अंदर भी बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, जिसे आंतरिक कारण कहते हैं। और ऊपर क्या होता है, ऊपर भी बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका बाह्य कारण कहते हैं। आप इस छोटे से पिक्चर को समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह की पिक्चर है। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास माउंटेन है। ठीक है, ये पर्वत जो निर्माण हुआ है, ये इसका बाह्य कारण है। ठीक है, बाह्य होता है, बाहर है। लेकिन ये जो पर्वत जो बना है, इस पर्वत के बनने के पीछे ये इतना बड़ा आंतरिक कारण है। तो इसके पीछे क्या होता है कि ये जो अंदर का जो कारण है, ये भी एक कारण है, और ये ऊपर का कारण है, ये भी एक कारण है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये पर्वत जो है वो मैदान में धीरे धीरे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मैदान में परिवर्तन हुआ, ये इसका बाहरी कारण था। और अंदर का कारण क्या था, अंदर का कारण ये था जिसके कारण ये पर्वत बना। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अंदर के कारणों को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बाह्य कारण को पढ़ना है। लेकिन क्या है कि ज्योग्राफी में तो दोनों टॉपिक्स है ना, तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं में जो भू आकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि भूमि के बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बनने में 2 कारण इंपॉर्टेंट रखते हैं। कितने पर 2 प्रकार है। तो पहला है आंतरिक कारण और दूसरा है बाहरी कारण या फिर बाह्यजात कारण। ठीक है, तो जो आंतरिक कारण है ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाहरी कारण जो है वो है बिल्कुल पढ़ना है, और वो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बाहरी कारणों के बारे में या फिर बाह्यजात कारणों के बारे में, ठीक है, इसकी पहले हम परिभाषा और इसका प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषा ये है, देखिए सबसे पहले परिभाषा ये है कि जो बाहरी भाग से जो ऊर्जा है, बाहरी भाग से ये ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ठीक है, इसके 2 स्रोत होते हैं, एक होता है सौर विकिरण, यानी कि सूरज के द्वारा मिलने वाली गर्मी ऊर्जा। ठीक है, और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी के पास है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बाह्यजात बल है ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जो बल होते हैं ना, कौन से बल, बाह्यजात बल, ये बल पृथ्वी के बाहरी भाग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और बाहरी भाग कौन सा होता है, बाहरी भाग होता है पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल के साथ साथ बाह्यजात बल होता है सूरज के वायु। जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में केवल सूरज मतलब वायु हवा ही नहीं आती है, वायुमंडल के साथ साथ हमें आसपास की चीजों को और भी कई तरह की चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि सूरज की ऊर्जा। ठीक है, सूरज का तो तापमान होता है, वो भी इसका बाहरी कारण होता है। ठीक है, तो बाह्य कारण के साथ हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि बाह्यजात बल यानी कि बाहरी बल, इसको ही बाह्यजात बल या बाहरी बल कहलाता है। ठीक है, धरातल का निम्नलिखित जो निम्नीकरण, जो धरातल को जो अगर निम्नीकरण यानी धरातल को अगर समतल करना है, उसके 2 स्रोत होते हैं।
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पर्वत है, पर्वत अगर समान होगा, मैदान की तरफ बनेगा, उसके दो कारण होंगे। पहला होगा सौर विकिरण यानी कि गर्मी या तापमान, ठीक है, और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इन दोनों के कारण क्या होगा, जो पर्वत का जो भारी विशाल जो पर्वत निर्माण हुआ है, किसके कारण, आंतरिक कारण के कारण यानी आंतरिक क्रियाओं के कारण, ये अब बाहरी क्रियाओं में मैदान में इसको ट्रांसफर करना है। तो मैदान में कैसे ट्रांसफर होगा, इन दो कारणों के कारण, यानी सूरज के कारण, सूरज के प्रकाश होगा, सूरज का विकिरण होगा उसके कारण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, समझ गए। अब इसके प्रकारों को एक बार समझते हैं, ठीक है। प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए आमतौर पर इसके दो प्रकार होते हैं। पृथ्वी की सतह को संतुलन करना है, इसके दो प्रकार होंगे। पहले होगा भूमि निम्नीकरण और दूसरा होगा अवसाद, ठीक है। भूमि निम्नीकरण में क्या होगा, देखिए भूमि निम्नीकरण में होगा कि जो समतल का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये घर्षण के कारण यानी कि लगातार अगर घर्षण होगा, घर्षण यानी कि क्या समझे, ये पर्वत है, इसके ऊपर लगातार दबाव पड़ता है किसी चीज का, यानी कि सूर्य के प्रकाश का या फिर पानी का या फिर किसी भी कारण से इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। दबाव के कारण क्या होगा, ये समतल होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण, ठीक है। दूसरा होता है अवसाद। अवसाद में क्या होता है, अवसाद वो प्रक्रिया है, अवसाद के बारे में डिटेल में भी थोड़ी देर बाद आएगा ही आपके पास, लेकिन आप इतना समझ लीजिए। अवसाद में क्या होता है कि मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, ये अपने साथ कई, जब भी पहाड़ से उतरती है तो अपने साथ कई तरह के मिट्टी मैदान, ये मिट्टी, गाद, रेत, इन सबको लेके आती है और एक जगह पर जमा कर देती है। तो जिस जगह पर जमा करती है, ये पूरा प्रक्रिया क्या होता है, अवसाद कहलाता है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। बाह्यजात बल के जो तंत्र है, इसको एक बार समझते हैं। तंत्र क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तंत्र ये होता है कि इसको नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। नियंत्रण करने की प्रक्रिया को तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। किस कारण के द्वारा, कई कारणों के द्वारा ये बाह्यजात बल जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। अच्छा, इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, पहले होता है भौतिक जलवायु के द्वारा। भौतिक जलवायु क्या होगा, देखिए भौतिक जलवायु में आएगा आपके अक्षांश, ठीक है, आपका आएगा मौसम, आपका आएगा भू उपयोग, भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इन चीजों को हम भौतिक जलवायु के ऊपर डालते हैं। देखो दो कारण होते हैं, एक तो होता है जलवायु और एक होता है मौसम, ठीक है। दो चीज आप समझ के, एक होता है जलवायु, एक होता है मौसम। देखिए मौसम तो क्या होता है, मौसम एक दैनिक प्रक्रिया है, यानी कि मान लीजिए अभी का मौसम कुछ, अभी दिल्ली में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 40 के ऊपर का चल रहा है, यानी कि अभी दिल्ली का टेम्परेचर कैसा मौसम है। लेकिन दिल्ली की जो हमेशा जलवायु रहती है वो कैसी जलवायु है, वो गर्म जलवायु है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, जलवायु जो होता है वो 30 से 40 साल की प्रक्रिया नहीं होती है, वो 30 से 40 साल की एक प्रक्रिया होती है। 30 से 40 साल का एक एवरेज होता है जो जलवायु से निकाला जाता है। और जो मौसम की प्रक्रिया होती है वो महीने और 2 महीने के बीच की प्रक्रिया होती है, यानी कि हर साल में 4 मौसम, 4 तरह के मौसम होते हैं। ये मौसम जो प्रक्रिया ये शॉर्ट टर्म है और जलवायु जो है वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि जलवायु लंबे समय के लिए होती है और मौसम जो होती है वो छोटे समय के लिए होती है, समझ गए। अच्छी तरीके से होते हैं वनस्पति के प्रकार। वनस्पतियों के प्रकार में कौन कौन से जाएंगे, वनस्पति के प्रकार में आएगा जैसे तापमान, और तापमान पर एक विशेष स्कोर पर निर्भर करता है, तापमान और वर्षा पे जो हमारे वनस्पति होते हैं निर्भर करते हैं, ठीक है। वनस्पतियां जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। जलवायु के बारे में बता ही दिया, जलवायु लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म प्रक्रिया, और ये 30-40 साल में एक बार होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चट्टानों के बारे में बता दूं, चट्टानों के प्रकार कौन कौन से, चट्टान कई तरह के होते हैं, जैसे वर्लित पर्वत होते हैं, ठीक है। मैं इन पर्वतों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट में बता देता हूँ चट्टानों की प्रक्रियाओं के कारण, ठीक है। उसके बाद होता है सूर्य का तापमान। सूर्य की जो मात्रा होती है वो सूर्य की मात्रा नहीं, यहाँ पर सूर्य के तापमान की मात्रा की बात हो रही है। तो सूर्य के तापमान की मात्रा कितनी होगी और किस प्रकार होगी, इसका निर्धारण भी इसके कारण होता है, ठीक है। तो जो हमारे पृथ्वी है उसको जो बाह्य कारण है उसको नियंत्रण इन्हीं 5 कारण से होता है। पहला होता है भौगोलिक, दूसरा होता है वनस्पति, ठीक है, तीसरा होता है जलवायु, चौथा होता है चट्टान, और पांचवा होता है सूरज द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा या सूरज द्वारा प्राप्त की गई तापमान के कारण, ठीक है। ये उसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है अपक्ष। अपक्ष मतलब जिसका, अपक्ष मतलब अपक्ष एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि ये जो देखिए मौसम और जलवायु की जो क्रिया होती है, ठीक है, जिससे कि चट्टान वगैरह कमजोर होते हैं, चट्टान वगैरह के टुकड़े होते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये मिट्टी जैसी चीजों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसको कहते हैं अपक्ष क्रिया, ठीक है। अपक्ष क्रिया क्या होती है, तो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होना और चट्टानों का जो छोटे छोटे परिवर्तन करने के साथ साथ इसको हम अपक्ष की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अपक्ष की क्रिया इस प्रकार होती है, ठीक है। अपक्ष क्रिया आमतौर पर 3 प्रकार से होती है, ठीक है। 3 कारणों से होती है। जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो मिट्टी के ढेर में बदल जाते हैं, किसके कारण से, पहला होता है भौतिक कारण, ठीक है। भौतिक कारण में क्या आएगा, तापमान आएगा, पवन आएगा, पाले आएंगे, ठीक है। दबाव के कारण, ठीक है, किसके दबाव, जल के दबाव के कारण, ठीक है। इन सभी दबाव के कारण जो चट्टान होता है उसमें
खट्टे चट्टान होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाता है। ठीक है, कंकर, रेत, गाद जैसे इन चीजों का निर्माण इन्हीं से होता है। ठीक है, भौतिक कारणों के कारण विपक्ष की भौतिक क्रिया होती है, इनसे हमें चट्टान मतलब मिट्टी, कंकर, इन चीजों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। दूसरा होता है रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया में क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन, विलयन, ठीक है, कार्बोनाइजेशन, ठीक है, हाइड्रोलिकेशन, ठीक है, हाइड्रोलिस, ठीक है, इन एक्सेट्रा जो कारण होते हैं ये महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है जिससे चट्टान क्या होता है अपनी संरचना, चट्टान की संरचना होती है ना उससे प्रभावित होता है। मान लीजिए एक चट्टान है, ठीक है, चट्टान जो है एक ये मान लीजिए एक पर्वत है, ठीक है, चट्टान है नहीं, एक पर्वत सब समझ सकते हैं, एक चट्टान है, एक पर्वत है। इस पर्वतों के क्या होता है कि एक अपनी एक प्रक्रिया होती है कि इसमें एक पत्थर है या फिर एक अलग तरह का एक ग्रेनाइट है, या अलग तरह मतलब हर तरह के चट्टान होते हैं, अलग अलग तरह के पत्थरों का निर्माण होता है। तो जो पत्थरें जो होती है, जो अलग अलग तरह के पत्थरें होते हैं, इनके अंदर अगर मान लीजिए कुछ चीजें नहीं आती, जैसे ऑक्सीजन आ गया, तो क्या होगा, ये जो बड़े बड़े चट्टाने थे इसके ऊपर अधिक से अधिक पेड़ लग जाएगा। ठीक है, या फिर जो बारिश होगी, बारिश के कारण क्या होगा, इसके अंदर टूट फूट होगा। तो इस तरीके से जो नई नई जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है ना, उस प्रक्रियाओं में इसका निर्माण होता है, जिससे होता है जैविक कारण। ठीक है, पेड़ पौधे जो मानव जनित क्रियाएं होती है, इससे भी क्या होता है, इन्हें प्रभावित किया जाता है। मानव जनित क्रियाएं कैसे होगी, जैसे पहाड़ के ऊपर हमने सड़क बना दिया, ठीक है, पहाड़ के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बना दिया, इसके कारण क्या होता है, ये इसकी जैविक प्रक्रिया है, इसके परिणाम हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया। इसका होता है बाह्यजात कारण, यानी कि बाहरी कारण, तो कहता और पर्वतों के टूट फूट से इसका निर्माण होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और पर्वतों के टूट फूट से जो बाह्यजात कारण है इनका निर्माण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसकी पिक्चर में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। बाह्यजात कारण में कौन कौन से, देखिए मृदा का प्रवाह, इस तरीके से अगर मृदा का प्रवाह होगा, भू प्रवाह, ठीक है, कीचड़ का प्रवाह, ये एक एक करके प्रक्रियाएं हैं जो ये बाह्यजात कारणों में होती है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं, आप समझ सकते हैं। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये तीनों प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण से जो पृथ्वी का जो बाहरी कारण है, ठीक है, जो बाहरी कारण है, ये ट्रांसफर होता है, यानी कि ये तीनों चरणों से गुजरता है, एक एक करके तीनों चरणों से गुजरता है। अपरदन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, हम यहाँ पे विस्तार से इसको जानेंगे। ठीक है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, ये बाह्यजात कारणों के तीन इंपॉर्टेंट चरण है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम करके देखिए। तो पहले होता है ये देखिए, ये पूरा अपरदन की क्रिया है, ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण, विलयन और संघर्षण। मैं इन चीजों के बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है, ये अपरदन की क्रिया है। एक सेकंड माफ कीजिएगा, पीछे चलते हैं। देखिए अपरदन की क्रियाओं के बारे में जानते हैं। अपरदन की जो क्रियाएं है ना, इनके द्वारा निम्नलिखित तंत्रों से के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला होता है घर्षण, दूसरा होता है विलयन, दूसरा संघर्षण, नदी और समुद्र, ठीक है, अपवाहन और तुषार अपक्षण। तुषार जैसे फॉरेस्ट, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये बर्फ के जो बड़े चादर होते हैं, इसके कारण। ठीक है, अपरदन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का निर्वाह। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए अपरदन के जो कार्य होते हैं ना, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि घर्षण, विलयन, इन चीजों के कारण। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं घर्षण के बारे में। देखिए ठोस पदार्थ जो होता है ना, अपरदन के कारण चट्टान जो होते हैं, चट्टानों पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चट्टानों पर क्या होता है, ठोस पदार्थ जो होते हैं धीरे धीरे चट्टानों पर तोड़ते हैं। ठीक है, चट्टानों पर मारते हैं एक दूसरे से। लेकिन मारने की प्रक्रिया क्या होता है, चट्टानों में टूट फूट शुरू हो जाती है। टूट फूट से क्या होगा, बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण होगा। यहाँ जो यहाँ बड़े पत्थरों के निर्माण होंगे। ठीक है, बड़े पत्थर बनेंगे। और नीचे जो बनेगा संघर्षण, इसमें क्या होगा, छोटे पत्थरों के निर्माण होंगे, यानी कि ये जो बड़े पत्थर हैं ये आपस में टकराएंगे और छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण करेंगे। तो ये सनिन घर्षण क्या होता है, बड़े पत्थरों का एक छोटा रूप है। दूसरा क्या होता है, विलयन। ठीक है, विलयन क्या होता है, देखिए विलयन कुछ खास नहीं है। विलयन है कि घुलनशील पदार्थों के माध्यम से, जैसे कि घुलनशील बहती नदी है, भूजल है, समुद्र की लहरें हैं, इन चीजों के माध्यम से क्या होता है, जो बड़े बड़े चट्टाने होते हैं इनमें भी जो पदार्थों के जो घुलनशील होते हैं, जिनमें दरारें शुरू हो जाती है। ठीक है, नदी और समुद्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, नदी और समुद्र में क्या होता है, देखिए जल की जो लहरें होती है, बार बार अगर दबाव डालेगी एक टुकड़े के ऊपर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो चट्टान क्या होगा, टूटता जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े समुद्र की जो लहरें होती है, वो किसी चट्टानों के ऊपर बार बार अगर प्रेशर डाले तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर दरारें शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक क्रिया कहते हैं। हाइड्रोलिक, आपने हाइड्रोलिक प्रेशर सुना होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस है। बस प्रॉब्लम ये है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल नहीं करके इसमें समुद्र की लहरों का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार समुद्र की लहरें या फिर नदी एक ही चट्टान के ऊपर अगर प्रहार करती रहेगी तो उसके क्रियाओं में हमें मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा होता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, पवन के द्वारा जो हवा के द्वारा रेत, धूल मिट्टी होते हैं, उसको उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तुषार निषेचन भी उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसका निर्माण हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, परिवहन की बात करते हैं।
ठीक है। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को लेके जाना, ठीक है। और ये मुख्य कार्य जो यहाँ पे यानी कि वायुयात बलों में ये बहते हुए जो जल उत्परिवर्तन, कर्षण, ये सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार रहता है। बहता हुआ जल कहाँ मिलेगा? बहता हुआ जल में मिलेगा नदी में। उत्परिवर्तन क्या होता है? देखिए, उत्परिवर्तन कुछ खास प्रक्रिया नहीं है। उत्परिवर्तन में क्या होता है कि देखिए, मोटे जो भारी पदार्थ होते हैं ना, वो घाटी के तल में उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है। और वो नीचे को उतर नीचे बैठ जाते हैं, समझे नहीं? देखिए, मान लीजिए कि बहता हुआ नदी है, इसकी कुछ चट्टाने हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर है हमारे पास। अब ये जब भारी पत्थर होंगे ना, ये क्या होगा, जमीन के नीचे बैठ जाएंगे, और लेकिन ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि नदी ने रुकने नहीं देगा। तो नीचे क्या होंगे, नीचे घर्षित हो जाएंगे, नीचे अपना घर्षण पैदा करते हैं। जब ये नीचे घर्षण पैदा करते हैं ना, तो पानी के अंदर जब घर्षण पैदा होता है, घर्षण ना करके तो कर्षण कहते हैं, ठीक, कर्षण कहते हैं। तो ये क्या होगा, नीचे जब ये घिसता रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, ये पानी के अंदर घुलता रहेगा, और पानी के अंदर घुलते हुए जब जल का निषेचन होगा, जब जल बहेगी, उसको कोने में हटाते जाएगी, समझ गए? तो जो भारी पदार्थ होते हैं, परिवर्तन के कारण जब पानी के नीचे चले गए, और ये पानी के नीचे जाने के बाद इन्होंने कर्षण किया। कर्षण यानी कि जमीन के नीचे इन्होंने घिसा, ठीक है। जब जमीन के नीचे इन्होंने घिसा, तो इनके टुकड़े हुए, और ये टुकड़ों को जो बहती हुई जल थी, वो नदी के दोनों मोहने पर या फिर अंत में जाके डेल्टा के ऊपर इसका प्रवाह कर देती है, ठीक है। ये कहते हैं परिवहन, ठीक है। आगे चलते हैं निषेचन। निक्षेपण क्या होता है? अपवर्तित पदार्थों से निकलने वाले स्थान पर जमा हो जाना, ठीक है। जो पदार्थ यहाँ से निकला, यानी कि परिवहन से जो पदार्थ हमारे पास आया, ठीक है, अपवर्तन और जो परिणाम निर्माण हुआ, परिवहन ने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। और निक्षेपण क्या है? उस जगह तक पहुंचाने की प्रक्रिया, ठीक है। हमने एक स्थान पर उसको जमा कर दिया, उसे क्या किया, हमने निक्षेपण किया। जैसे कि डेल्टा। डेल्टा कहाँ होता है? देखिए, डेल्टा होता है, देखिए, मान लीजिए ये नदी है, एक सेकंड, कहाँ गया, ये नदी है, ठीक है। नदी का जो मुहाना होता है, नदी का जो एंड होता है, एंड में क्या हो गया, हमें डेल्टा का निर्माण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड में क्या होगा, नदी के पास डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण कुछ खास नहीं है। मान लीजिए नदी यहाँ से जा रही है, अपने आस पास उन्होंने मिट्टियों को, एक ढेर मिट्टी को अपने साथ लेके गई, और मिट्टी के साथ जब नदी यहाँ पे कमजोर हो गई, तो अब क्योंकि समुद्र में वो मिल रही है, उसके साथ वो क्या करेगी, उसके आसपास की जो मिट्टी होती है, उसको वहां पे अपने मुंह के पास, यानी अपने मुहाने के पास छोड़ देती है, जिससे कि डेल्टा का निर्माण होता है। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है, और भारत में पाई जाती है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना सब कुछ हो गया, तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बीच जब ये बाह्यजात कारण होंगे, तो इसके कुछ निर्माण भी होगा। क्या क्या निर्माण होगा? मुख्य तौर पे उच्चावच के आधार पर इसको 3 प्रकार से हम बांटते हैं। पहला होता है महाद्वीप और महासागर, और इन्हीं महाद्वीप और महासागर पर बनी हुई आकृतियां होती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इन चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। और स्थानीय कारण भी होते हैं, तो स्थलाकृत मतलब नदी, घाटी, वेदिका, ठीक है, इन चीजों का निर्माण होता है। तो इन चीजों को भी हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। समझ गया कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कारण 3 प्रकार की चीजें बनती है, महाद्वीप और महासागर, और उनके बीच में इस तरह की क्रियाएं देखने को हमें मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, पर्वतों के बारे में हम ध्यान से करते हैं। देखिए, पर्वतों के बारे में अगर हम ध्यान से देखें, तो पर्वतों को हम ये सबसे पहले दूसरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले महाद्वीप और महासागर बन गया। अब यहाँ पे इनके प्रकार के आकृति बनेंगी, तो इनकी आकृति के अंदर उनकी पर्वत, पठार और मैदान। तो हम अभी इन्हीं आकृतियों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी किताब में इन्हीं चीजों को लिखा गया, एक्सप्लेन हमें इन्हीं चीजों को करना है, ठीक है। पर्वतों के बारे में हमें जो ये ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के माध्यम के आधार पर हम इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन हमने इसका पीपीटी पहले से तैयार कर रखा है, इसलिए हम इसको बहुत जल्दी आपके सामने, हो सकता है आज ही या कल में ही इसको हम लेके आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।